सामिया, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट और हमारे साथ आज आप इस कॉन्वर्सेशन में बैठी हैं। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन कहाँ से आपने पढ़ा है और आप क्या काम करती आई हैं अब तक, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको आइडिया हो कि आप एक एक्सपीरियंस से आप ये सारी चीज़ें हमसे शेयर कर रही हैं। सो प्लीज़। ओके। मेरा नाम सामिया है और मैं एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना बैचलर और मास्टर दोनों क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया था। ट्रेन हुई थी स्पेशल नीड्स, खासतौर से चिल्ड्रन एडोलेसेंस साइकोथेरेपी में। दूसरा ये मेरा एक्सपीरियंस पिछले 8 साल का है। मैं स्कूल्स में एज अ काउंसलर काम करती थी, जहाँ पे जिन बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती या इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते थे, हम उनको करेक्टिव मेजर्स देते थे, पेरेंट्स को गाइड करते थे और टीचर्स को क्लासरूम सेटअप्स में थोड़े से टिप्स देते थे कि कैसे इन्वायरमेंट बेहतर हो सकता है। एंड फाइनली जो मेरा मेन काम था वो ये था कि जितने भी बच्चे जिनकी रिपोर्ट्स आती थी साइकोलॉजिकल, उसमें हम सजेस्ट करते थे आइडियाज़ एंड टिप्स दैट द पेरेंट्स कैन यूज़ एट होम, ख़ास तौर से जिससे उनको खुद भी आसानी हो दिन में बच्चों को मैनेज करना और बच्चों के लिए लर्निंग थोड़ी इफेक्टिव हो सके। इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड सामिया। जो आज हम बात करने लगे हैं न्यूरो डाइवर्जेंस पे, तो हमें ऐसे ही बिल्कुल किसी शख्स के साथ ओपिनियन चाहिए और आपके आइडियाज़ सुनने, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ न्यूरो डाइवर्जेंस, क्या होता है ये, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब आसान अल्फाजों में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को कैसे समझाएंगी? न्यूरो डाइवर्जेंस एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें मल्टीपल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। जब ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अलग तरीके से काम करती है, जिससे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं या सेंसरी मसले हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों में या इंडिविजुअल्स में भी, तो वो सारे पार्ट होते हैं न्यूरो डाइवर्जेंस के अंदर। यानी इन लोगों के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा हेल्प हम अगर कर दें तो ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं और इनकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लिविंग एक्टिविटीज़, वो भी इम्प्रूव करने लग जाती हैं। तो इसके अंदर अगर मैं न्यूरो डाइवर्जेंस एज अ वर्ड यूज़ करूँ तो इसके अंदर आपके मल्टीपल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम आ जाएगा, ADHD आ जाएगा, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। थैंक यू सामिया, मुझे भी समझ आया है काफ़ी अच्छे से। अच्छा, इसी के साथ साथ एक टर्म यूज़ हो रही होती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की, वो कैसे वर्क करती है, उसको किस तरीके से लेके चलते हैं आप लोग, और अगेन टीचर्स या पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में वो कैसे वर्क करेगी? लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली बहुत कॉमनली सुनाई जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में अक्सर ये बच्चा कोई स्ट्रगल कर रहा होता है अगर क्लास में, तो अक्सर टीचर्स भी कहते हैं थोड़ा स्लो है, इसको टाइम लगेगा पिक करने में। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली न्यूरो डाइवर्जेंस के अंदर ही पार्क होता है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ही आते हैं। एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इज़ बेसिकली अगर बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, मैथ करने में समझ नहीं आ रही, जनरल पीयर्स की तरह अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा हुआ है मगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा या लिख नहीं पा रहा, तो हम जनरली इनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में पार्क करते हैं, अगर वो नॉर्मल से बढ़कर हो। अक्सर बच्चे ऐसा होता है कि थोड़ा नॉर्मल स्लो पेस्ड होते हैं, देर से पिक करते हैं, एंड इट्स प्रीटी नॉर्मल के स्कूल्स में अक्सर हो जाता है। कुछ बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। मगर अगर स्पेसिफिकली टीचर तो पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं कि 4 इयर्स 5 इयर्स ऑनवर्ड्स वो बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, BD को कंफ्यूज कर रहा है, या अक्सर नंबर्स में से 6 और 9 कंफ्यूजिंग होता है उनके लिए, या वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाता, तो वो सारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। तो जनरली देखें, गलत सही कुछ भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है इस केस में। सो अगर हम सही टाइम पे सही हेल्प दे दें इनको पढ़ने में, लिखने में या चीज़ें सॉल्व करने में, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी एजुकेशन जर्नी बेहतर हो जाती है, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाना आसान हो जाता है। सो अर्ली इंटरवेंशन इसीलिए हम ख़ास तौर से इन केसेस में ज़रूर देते हैं। आई रियली लाइक कि जो वर्ड है एक्स्ट्रा सपोर्ट, विच इज़ काइंड इनफ कि हम ये समझ रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपने हिसाब से चीज़ें लेके चलता है, उसका दिमाग, हर बच्चा डिफरेंट है। उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट का यही मतलब हुआ कि जो भी उसके केयर गिवर्स हैं वो उसके लिए केयर करते हुए उसको थोड़ा सा एफर्ट और डाल रहे हैं उसके ऊपर, विच आई थिंक कि हर बच्चे का हक भी है। हम उन बच्चों को फिर क्या कहते हैं कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले, क्या उनके लिए कोई अलग से हम स्कूल देखें, या किस तरीके से टीचर्स और पेरेंट्स को उनको लेके चलना है क्लासरूम में, कैसे उनको डील करना है? स्पेसिफिक टू लर्निंग डिसेबिलिटीज़, देखिए एक्स्ट्रा सपोर्ट
हर बच्चा हम कहेंगे हम चाहते हैं कि वो अपने बेस्ट परफॉर्म करे, हम चाहेंगे कि वो बच्चा अच्छी जगह पर पहुंचाए, बट एट टाइम्स हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की लर्निंग पेस अलग है। और क्योंकि वो एक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है माशरे का कि कुछ बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करें, फिर आपके एनुअल रिपोर्ट कार्ड्स भी आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस के लिए भी। लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली बहुत कॉमनली जो आपको सुनने में मिलेगा वो डिसलेक्सिया है। अक्सर स्कूल्स में बच्चों की कंसर्न्स आती हैं, हम जब रिपोर्ट्स भी लिख रहे होते हैं तो उसमें पढ़ने में मुश्किल हो रही होती है, लिखने में, कॉम्प्रीहेंशन में भी मसला हो रहा होता है। बल्कि इनफैक्ट एक मूवी भी आई थी तारे ज़मीन पर, ये मैं वही सोच रही थी कि मुझे ईशान अवस्थी याद आ गया कि ये वही वाला इट्स अ वेरी गुड मूवी एक्सप्लेनिंग व्हाट डिसलेक्सिया इज। तो ओवरऑल हम यूजुअली इनकरेज ये करते हैं कि देखें क्लासरूम्स के अंदर ना, ख़ास तौर से अगर मैं लर्निंग की ही बात करूं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, मे बी उनको क्वेश्चन प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर लेट्स से 1 घंटे का पेपर है, तो कभी कभी हम लर्निंग सपोर्ट में ये भी करते हैं कि हम खुद से क्वेश्चंस वी रीड अलाउड, हम ज़ोर से पढ़ देते हैं कि बेटा ये सवाल पूछा गया है, ताकि वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह बराबर से समझ ले और उसको वही परफॉर्म कर सके। आई एम श्योर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, बस वो प्रोसेस नहीं कर पाया। वरना फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, जैसे कि 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, थोड़ा सपोर्ट दे दिया, ताकि वो बच्चा खुद से परफॉर्म कर सके अपने पीयर्स के बराबर। सो जनरली क्लासरूम्स को हम इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि जो बच्चा अच्छा, एक बहुत हम लोगों ने लास्ट ईयर एक ट्राई किया था, एक पेयरिंग टेक्निक थी जिसमें हमारे क्लास का जो बेहतर परफॉर्मिंग स्टूडेंट था उसको हमने पेयर किया था एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के साथ। हमने वेरी गुड आइडिया एंड इट वाज न्यू फॉर अस आल्सो, क्योंकि हम रिसर्च तो पढ़ते थे लेकिन हमने एक्चुअली उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होते हुए देखी थी। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे बराबर वाला अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और हमने ये भी नोटिस किया था कि वो ब्रेक्स में अक्सर रुक जाता था खुद से कि मैं अपना काम कर लेता हूँ ताकि मैं शायद थोड़ा बेहतर कर सकूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आई थिंक छोटी छोटी टेक्निक्स टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको ट्रेन होना चाहिए, ख़ास तौर से अगर उनके बच्चे स्ट्रगल करें, ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ थोड़ी बेहतर हो जाएं। सो सामिया, एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है, जैसे आपने बात की, तो मुझे कहीं लगता है कि शायद हम पेरेंट्स, इवन माई सेल्फ, आपकी बातों से मुझे लगने लगा कि मेरे बच्चे में भी कोई लर्निंग डिफिकल्टी, क्योंकि उसको भी एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड होती है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट वाला जो एलिमेंट है, या टीचर्स, केयर गिवर्स हो, तो बच्चे को ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे, काम करे, वो चीज़ तो हमेशा रहती ही है। बट वॉट इज एक्चुअली द थिंग विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज and children with learning difficulties? So these are two different terms. Right. One is difficulties and one is learning disabilities. इन दोनों में आप कैसे फ़र्क करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन रेस्ड, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब हम लोग किंडरगार्टन में होते हैं या प्री स्कूल में शुरू करते हैं, तो क्लास 1 तक काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि मूड में नहीं होते पढ़ने के। तो अक्सर पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं कि ये पढ़ना ही नहीं चाहता, इसको कुछ समझ ही नहीं आता, हम कहीं ले जाए इसको। और जैसे जैसे हमारा ज़माना बदल रहा है उतना पेरेंट्स गूगल से भी रिसर्च करके आ जाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको चेंज करना। आई थिंक पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये भी समझना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है लेट ब्लूमर्स का। कुछ बच्चे रेगुलर माइलस्टोन से थोड़ा आगे होते हैं, ये pretty नॉर्मल चीज़ है। इट्स नॉट कि इसमें कोई बुराई है या कोई बुरी चीज़ है। मिसाल के तौर पे हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि 3 साल में बच्चा बोल दे, जनरल एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर मेरी अपनी फैमिली में भी है ऐसे बच्चे कि उन्होंने 4 साल 5 साल में बोलना शुरू किया। फ़र्क ये होता है कि लेट ब्लूमर्स में बच्चा बोलता है, स्लो बोलता है, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहा होता है वक्त के साथ, कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग एवरी डे। हाँ, जो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है ना, वो एक सिचुएशन है जहाँ पे वो कंडीशन काफ़ी परमानेंट हो गई है, उसके लिए उसको कॉन्स्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। लर्निंग डिफ़िकल्टी में काफ़ी चेंजेस हम कर सकते हैं। आप समझ लें 3 तरह के रिस्क लेवल्स होते हैं। अगर मैं लो लेवल रिस्क में बोलूँ, वो मेरा लेट ब्लूमर होगा, वो इंशाल्लाह इम्प्रूव भी करेगा। और कभी कभी बच्चे, हर किसी का टाइमलाइन डिफरेंट भी होता है, डजंट मीन योर चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम, तो वो इम्प्रूव लेबल कर देते हैं, बहुत हम लेबल कर देते हैं। नहीं, बच्चों को थोड़ा वक्त देना चाहिए कि वो इम्प्रूव कर सकें अपने पीयर्स के साथ। क्या पता उसका एक्सपोजर ही ना हुआ उस चीज़ से जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने उसको कभी प्ले सेटिंग में बिठाया ही नहीं है, तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है सीट पे कैसे बैठना है, भागना है, क्या करना है। अक्सर सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों को आदत होती है अकेले खेलने की ना, तो उनकी कम्युनिकेशन थोड़ी डिले हो जाती है कि वो किससे बात बिल्कुल, मैंने ये फेस किया है मेरे अपने बच्चे में
क्योंकि हम अलग न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चा है, तो वो काफ़ी देर से बोला। तो हमें यही स्टार्टिंग में लगा कि कोई इसको कोई मसला तो नहीं है, लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि दूसरे बच्चे जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, दादी दादा के साथ रह रहे हैं, तो वो जल्दी बोलना सीखते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक बिल्कुल कोई influence चाहिए होता होता है आपको बात करने के लिए उनके भी। पास कोई है नहीं बात करने के लिए, तो वो देर से ही बोलेंगे। ट्रू। फिर हमारा सेकंड लेवल आता है जिसको हम थोड़ा मॉडरेट पे कहते हैं, वो होता है लर्निंग डिफिकल्टी। आता है, कर लेगा, मगर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है और इसको मैं इंटरवेंशन कर दूं जल्दी तो ये इम्प्रूव कर जाएगा। राइट, सो लेट बूमर्स एंड देन यू हैव लर्निंग डिफिकल्टी। सेकंड लेवल पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी है, सपोर्ट मिल रही है। पेरेंट्स, मैंने ये भी देखा है काफ़ी पेरेंट्स घर में बुक्स होती हैं, रीडिंग बुक्स आसान लेवल की स्टार्ट करते हैं। एंड यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि स्कूल में बच्चा 5 घंटे के लिए होता है, बाकी के 19 घंटे वो घर में गुजार रहा है। तो लॉट ऑफ टाइम्स हम पेरेंट्स को भी इंकरेज करते हैं कि जो चीज़ आपने घर में स्टार्ट नहीं की है, प्रैक्टिस सेट, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से कि वो स्कूल में परफॉर्म करने लगे। तीसरी चीज़ आती है हमारी डिसेबिलिटी, यानी वो एक कंडीशन हो गई है कि ना वो पढ़ पा रहा है, सीख पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन लैक करी है, उसको बहुत डिफ़िकल्टी से वो टास्क कंप्लीट कर पा रहा है डिस्पाइट इंटरवेंशन। उस केस में हम ऑब्वियसली एडिशनल सपोर्ट दे देते हैं। एक होता है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, कभी कभी हम एक्स्ट्रा टीचर भी होती है क्लासरूम में जो थोड़ा बेहतर गाइड कर देती है स्टूडेंट को। सो नॉट एवरी चाइल्ड हैज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी और अ प्रॉब्लम। कुछ बच्चे स्टार्ट में ही थोड़ा स्लो बोल देते हैं या थोड़ा लेट बोलते हैं। आई थिंक वो चीज़ें घर में भी रिजॉल्व हो सकती हैं अगर आप उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, स्टार्ट रीडिंग अ फ्यू बुक्स। इस केस बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो सामिया, आपके अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज सेट से बताएं कि रिसर्च क्या कहती है इस हवाले से। अब तक जो रिसर्चेस हुई होंगी, सो ये जो न्यूरो डाइवर्जेंस है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इसमें रिसर्च का क्या कहना है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और क्या करना चाहिए इसके लिए? अभी तक जितना भी हमने कॉन्सेप्ट्स जितने भी हम पढ़ते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे देखिए अल्लाह ने हर किसी को अलग तरीके से बनाया है। तो कभी कभी ये चीज़ें हम बाय द लॉ नहीं जा पाते कि ये होगा तो ये रिजल्ट आएगा, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। तो इस केस में स्पेसिफिकली काफ़ी रिसर्चेस, साइंस ऑल्सो बैक्स, जितनी अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉब्लम की, उतनी जल्दी इंटरवेंशन दी जा सकती है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन, दीज आर 2 स्टेटमेंट जो हम कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। शायद इसमें सवाल उठता है कि लोग अक्सर घबराते हैं डायग्नोसिस से भी ना, कि डायग्नोज नहीं करना है, कि लेबल लग जाएगा, ज़िंदगी भर की एक ठप्पा लग गया है कि ऐसे ही है। कभी कभी मसले को हल करने के लिए भी कुछ ना कुछ डायग्नोस करना पड़ता है। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है ताकि हम उसका हल दे सकें। जब आप बहुत सारी चीज़ें एक दफ़ा में एक बच्चे के साथ करने लगते हैं विदाउट नोइंग और अंडरस्टैंडिंग कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तो एक्चुअली आप उसको हेल्प ही नहीं करें। आप उसको बॉम्बार्ड करें इन्फॉर्मेशन से, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, इसके अंदर ये भी मसला है, ये भागता भी रहता है, ये खड़ा ही नहीं होता है, ये बैठता ही नहीं है। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि खाना नहीं खाता टिपिकली। सो इस केस में हम ये भी कहते हैं कि अगर आपको ये डर है कि ज़माना क्या बोलेगा, हम डायग्नोज नहीं करेंगे, फिर आप ये भी सोचें कि इस वक्त आप एक बच्चे की ज़िंदगी के सवाल के बारे में बात करें। अगर उस बच्चे को मैं लेबल नहीं करूँगी तो मैं उसके लिए सपोर्ट सिस्टम शुरू कैसे करूँ? मैं उसके लिए सही टीचर्स, करेक्टिव मेजर्स, आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स मैं कहाँ से शुरू करूँ? सो एट टाइम्स पेरेंट्स और टीचर्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाना होता है फॉर द चाइल्ड्स बेटरमेंट। ये सिर्फ टीचर का काम नहीं है, ये सिर्फ पेरेंट का काम नहीं है। हाँ, दे गो हैंड इन हैंड। बट पेरेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है बिकॉज वो उनकी औलाद है और जी, बिल्कुल काम करना है। इसी से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत अहम सवाल है। इस पूरे केस को लेके हम क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, क्या गलत तासुरात है सोसाइटी में? क्योंकि देखिए हमारे माशरे में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि ये तो पागल है, ये तो उसको दिमागी मसला है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, वरना हमारा बच्चा कभी पागल है तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, इस तरह की बातें हैं। आपने क्या सुनी है, क्या देखा है अपने प्रैक्टिस के दौरान? प्लीज शेयर। ये एक्चुअली एक अलमिया हमारे माशरे का है। साइकोलॉजी जो है वो हमेशा से लिंक की गई है पागलपन पे या नफ्सियात पे, कि इसका ये ठीक नहीं था तो ये यहाँ गया है, और ये तोहमत लगाई जाती है कि अगर ये मुझे कह रहा है मैं दिमागी तौर पे ठीक नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मुझसे बात नहीं की जा सकती। एक्चुअली जब हम क्लिनिक्स में बैठते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि अक्सर
माँ बाप में सिर्फ माएँ आ जाती हैं। हम्म काफ़ी वालिद हैं जो नहीं पार्टिसिपेट करते इसमें। शायद वो इस बात से इतना बहुत आसान नहीं होता अपने बच्चे के अंदर एक कोई चीज़ एक्सेप्ट करना भी। सो एट टाइम्स हमने ये फील किया कि ख़ास तौर से माएँ जो होती हैं, मदर्स आर मोर इन्वॉल्व्ड, दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चंस। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ये बच्चा सुस्त है, या ये पढ़ना नहीं चाहता, या ये भाग रहा है चीज़ों से, या ये सुनना ही नहीं चाह रहा। ये बहुत नॉर्मली पेरेंट्स तब बोलते हैं जब नज़र आ रहा होता है कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये एक अलग किस्म का सोसाइटी ने मिसकंसेप्शन लेबल कर दिया है बच्चों को। बट एट टाइम्स हम बार बार पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि पेरेंट इज़ अ टू वे प्रोसेस। जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे की ग्रोथ, स्टीम, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा ये भी इनकरेज करते हैं कि बच्चों को नेगेटिव लेबलिंग से बेहतर होता है थोड़ी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ जाए। अगर वो एक लाइन भी लिख रहा है और शायद दूसरे बच्चे 10 लाइनें लिख रहे हैं, आप उसको बोलें उस चीज़ देव डन अ गुड जॉब, उसको शाबाशी दें उस चीज़ की ताकि वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेहतर लगा सके। सो एट टाइम्स ये भी सवाल उठता है फिर अगर मेरे बच्चे में ये मसला है तो क्या वो सक्सीड करेगा या नहीं, क्या मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है। क्योंकि ये मेरे लिए कहना आसान है मगर एक वालिदैन जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उनके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट इज द फ्यूचर लाइक, मेरा बच्चा क्या करेगा आगे जाके, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ओ मैं तो फेल हो गई। बिल्कुल। सो आई थिंक ये चीज़ आपको एज पेरेंट्स भी थोड़ी अपनी हिम्मत रखनी होती है और थोड़ा सा आपको अपनी रिसर्च को भी इम्प्रूव करना होगा कि इस वक्त हमारे मुल्क के अलावा भी हर जगह हर किस्म की जॉब्स होती हैं। इनफैक्ट लेट ब्लूमर्स इज़ जस्ट वो थोड़े अरसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं मगर वो भी दूसरे फेस पे आएगा इवेंचुअली। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कि ये बच्चे कर सकते हैं। इनके पास ये माशाल्लाह a lot of them have a lot of creativity। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट होती है। तो एट टाइम्स हम इनको कहते हैं पार्टिसिपेट करें। ओलंपिक्स में भी अब तो ऑप्शन आ गया है। एंड there's lots of sports they can do, क्रिएटिव ऑप्शंस होते हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत सारी डिज़ाइन कंपनीज हैं जो कि बैग्स बनाती हैं, शूज़ बनाती हैं, एंड these kids are very well versed in these things। so I would probably say कि इंस्टेड के ज़माना उनको लेबल करे ये कुछ नहीं कर सकता या आप करें, आप जो कर सकते हैं उस बच्चे के लिए बेहतर तरीके से यू गिव इट योर बेस्ट और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इनकी जॉब्स होती हैं where they can perform better। बिल्कुल सामिया। सो क्या क्या साइंस है, क्या हम देखें बच्चे में, क्या ऑब्जर्व करें, क्या नोट करें 3 से 8 साल का बच्चा जो कि हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी, फिर इनमें हम क्या साइंस देखेंगे हमें अंदाज़ा हो कि इसके साथ कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या वो हमें देखना चाहिए एज पेरेंट्स एज टीचर्स। अच्छा, आई थिंक एक चीज़ जो हम बार बार रिपीट करते हैं स्कूल्स में भी, हम माँ बाप को बार और टीचर्स को भी याद दिलाते हैं। इनफैक्ट मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि वो बच्चा है, बच्चे को बच्चा ही समझना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अब आपने सुना होगा स्कूल्स में एडमिशन के लिए आपको पहले से दाखिला कराना होता है, पैदाइश से पहले आप इनरोलमेंट कर रहे होते हैं। एंड बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। सो जब हम इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं कि पहचानें कैसे हम कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं, या क्या इसको सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं, द स्मॉलेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो फर्स्ट 2 साल या 3 साल में कुछ ना करें। प्ले विद योर चाइल्ड, उसके साथ खेलें। 2 से 3 साल वो बेबी है, वो छोटा है, अभी उसके ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकते। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप नोटिस करेंगे कि वो क्या कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बातचीत करने में मसला हो रहा है, क्या जो वो बात कर रहा है वो आपको समझ नहीं आ रही, या वो सही स्पीच इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये भी फ़र्क होता है। या आप समझते हैं कि वो जब दोस्तों में या अक्सर ग्रुप सेटिंग्स होती हैं, कज़न वगैरह आ जाते होंगे घर पे या सब एक जगह जमा होते हैं, क्या वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, या अगर वो खेल भी लेता है उनके साथ तो मुस्तकिल शायद आपको आवाज़ें आ रही हैं कि वो गिर रहा है, लड़ाई हो रही है, शोर मच रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा रोना, अपसेट होना। ये कुछ साइंस होती हैं जो बच्चे नॉर्मल से हट के शो कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हम ये भी कहते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर लिखने की सलाहियत थोड़ी सी स्ट्रगल करी होती है। जैसे 5 साल में उमूमन बच्चे स्कूल में इनरोल होना शुरू हो जाते हैं और 6 ईयर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं ABCD कुछ ना कुछ को स्टार्ट कर दें। अगर आपको लगता है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड टाइम कि टीचर भी हाईलाइट कर सकती हैं कि ये क्लासरूम में सबको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ मैं या देता हूँ मैं, लेकिन मेरे ये चंद बच्चे हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर हम इन पर अभी काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये बाकी पीयर्स के साथ उस पे आ जाएंगे। सो यहीं से मेरा अगला सवाल है कि जो आपने कहा कि टीचर्स भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं, तो
क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं इन बच्चों के साथ आगे चलने के, जो सपोर्ट की आपने बात की वो। और एक मर्तबा अगेन थैंक यू कि जो आपने हाईलाइट की, जो आपने बताया कि क्या साइंस होते हैं, तो वो तो टीचर्स के लिए भी बहुत काम आ सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी, बट इनको रिजॉल्व कैसे करना है, इन पर काम कैसे करना है, उस हवाले से प्लीज़ ज़रूर बताएं। सबसे पहली चीज़ जो एटलीस्ट हम लोग करते हैं या कोशिश करते हैं इंट्रोड्यूस करने की, वो होती है इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी आप सामने वाले को अपने बराबर का समझ के बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की थी एक स्कूल में, एक टीचर थी, उन्होंने बोला अपने स्टूडेंट को ही कि, और वो थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा जाओ तुम कॉपी लेके आओ और कोई लाल वाली मत लेके आना, सिर्फ नीली और येलो कवर की लेके आना। दैट इज़ 5 इंस्ट्रक्शंस इन वन गो। वो वहाँ पहुँच के बस खड़ा हुआ था, और अब मैं क्योंकि उस क्लासरूम का राउंड ले रही थी, तो बस वो खड़ा हुआ था, उसने ना कुछ उठाया ना कुछ दिया। सबसे बेनिफिशियल ये होता है कि अगर आप समझते हैं कॉम्प्रिहेंशन में इशू आ रहा है, या आप फील कर रहे हैं ये मेरी बात नहीं समझ रहा है, यू ब्रेक द इंस्ट्रक्शन। बेटा वहाँ जाओगे, वहाँ बुक्स रखी हुई है, वो वहाँ पहुँचेगा, वो कहेगा हाँ बुक्स रखी हुई हैं, उसमें से रेड वाली उठा के ले। वो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा तो आप उसको दूसरा देंगे। या घर पे अक्सर ऐसा होता है, जाओ जूते पहन के आओ और फिर नीचे से अपनी गाड़ी साइकिल निकालो और बाहर खड़े हो जाओ। वो 5-6 इंस्ट्रक्शंस आप एक साथ दे रहे हैं, तो इतना तो आजकल मुझे लगता है हम भी नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप क्या बोल रहे हैं और कितना तेज बोल रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो मेरी अपनी फैमिली में काफ़ी स्पेशल नीड्स हैं, तो समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड अस ग्रेटली, और मैं स्कूल्स में भी ये कहती हूँ, विजुअल क्यूज़ होने चाहिए। यानी कि जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं, ये 3 इयर्स ऑनवर्ड्स होता है, अगर बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, वो पिक्चर पहचान लेता है, उसको ट्रेन करते हैं हम कि वो पिक्चर एटलीस्ट पहचान ले। सो हर वर्ड के आगे हम ऊपर एक पिक्चर लगा देते हैं कि अगर वो नहीं कह पा रहा, क्या पता उसके वर्ड्स नहीं हो, मगर वो समझ रहा है, तो मुझे पॉइंट करके बता देता है कि मुझे ये चाहिए या मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ। सो विजुअल क्यूज़ हम क्लासरूम्स में भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर वो हेसिटेट कर रहा है बोलने से पहले, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं वर्ड बोलने से पहले, हम विजुअल क्यू दिखा देते हैं कि वो पॉइंट कर ले, एंड देन वी कैन गिव हिम दैट एलिमेंट। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स हमने पेयरिंग की बात की थी कि कोई एक जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसको। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो दूसरा बच्चा होता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं आपको अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, वो हमेशा पहले बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग में उसके पास उसका बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई, एल्डर सिबलिंग होता है, तो वहाँ से चीज़ें सीख रहा होता है। तो आई थिंक यू आर राइट कि जो पेयर में अगर कोई एक आउटस्टैंडिंग या कोई बेहतर परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट है, उसके साथ अगर आप उसको अटैच करा देंगे, तो इवेंचुअली द चाइल्ड विल लर्न। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। कि एक चीज़ जो हम बार बार टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो होता है रिपीट करने से घबराए नहीं। हाँ, कभी कभी बच्चे 10 दफ़ा भी सवाल पूछते हैं, और वो मुझे भी पता है, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं इतनी दफ़ा तो बोल दिया तुमको, क्यों नहीं समझ में आ रहा। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को रीअश्योरेंस भी चाहिए होती है कि कोई मुझे सुन रहा है या समझ रहा है। सो एट टाइम्स हम टीचर्स को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब आप क्लासरूम में सबको इंस्ट्रक्शन दे चुकी हैं, प्लीज़ अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लें और उस स्टूडेंट के साथ जो मे बी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट कर लें। और सबसे बेहतर तरीका होता है कि जब आप रिपीट कर लें, सामने वाले से ज़रूर पूछें अभी बताओ मैंने क्या बोला है। जी, तो वो जितना प्रोसेस कर चुका होता है वो आपको रिपीट कर देता है, एंड दैट जस्ट मेक्स हिज लाइफ ईजियर। उसकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपका पूरा लेसन भी आसान हो जाएगा। सो सामी, अब तक हमने काफ़ी बात की कि क्लास में क्या करना है, कैसे करना है, टीचर्स क्या कर सकती हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि एक स्कूल, क्योंकि हम काफ़ी स्कूल्स देखते हैं जो हमारे वहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग नहीं होती, स्कूल्स कैसे इस चीज़ को केटर कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड कर सकते हैं इन बच्चों के लिए, इस तरह की डील करने के लिए इनको, वो क्या कर सकता है? गुड क्वेश्चन। आई थिंक इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर ऐसे ही स्कूल सेटअप्स मिलेंगे जहाँ पे सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि ये एक एडिशनल हेल्प है जो कि आसान नहीं होता। इसकी ट्रेनिंग, काम और सब्र भी बहुत चाहिए होता है दोनों तरफ से, पेरेंट्स और टीचर्स। सो आई थिंक सबसे जो आसान चीज़ है जो हम जनरली स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, हम टीचर्स को ज़रूर कहते हैं कि अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को थोड़ा इम्प्रूव करें। यू ब्रेक इट डाउन। वो इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं होता क्योंकि आप वही बात जो कहने वाली हैं उसको बस थोड़ा स्लो डाउन कर दें, उसको थोड़ा आसान कर दें। तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती, कोई एडिशनल, और टीचर्स पे हमारे बोझ भी बहुत होता है
एक क्लास में इतने 30 बच्चे बैठे हैं या 35 बच्चे बैठे हैं, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्लासरूम भी चला लें और बच्चे को भी सपोर्ट कर दें, नॉट ईजी। सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, गिविंग अपनी ऐसी कर लें कि उसके लिए भी आसान हो जाए और बाकी वालों के लिए भी आसान, जल्दी समझ जाएगा, आपका भी काम अच्छा हो जाएगा। आसान तो हो अगर जाएगा। आप अपने बिल्कुल कम्युनिकेशन में ही थोड़ा सा बेहतरी ले आए। दूसरा ये कि कुछ बच्चे शोर से भी घबराते हैं। ये शायद पेरेंट्स ने नोटिस किया हो, घर पे बच्चे कानों पे हाथ लगा लेते हैं या जी 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 अपने आप को मूव करने लगते हैं, उनको लोगों से घबराहट हो जाती है। कभी कभी हम टीचर्स को ये भी कहते हैं कि जो डेस्क सेटअप है आपका, उसमें से वो डेस्क या तो ऐसी कॉर्नर पे कर दें या करीब कर दें जहाँ पे थोड़ा शोर कम आए, क्योंकि कभी कभी बच्चे शोर से और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। वो काम में शायद छोड़ दें या शोर करना शुरू कर दें, या अक्सर ऐसा भी होता है कि वो जो कर रहे होते हैं उस टास्क से हट के 10 काम और करने लगते हैं, घूमने लगेंगे क्लासरूम में। सो अब उनकी डेस्क खास तौर से उस जगह से निकाल दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अपने करीब कर लें ताकि ज़ोर से आप बोलें तो उनको आवाज़ आ जाए। तीसरी चीज़ जो मैंने अभी पहले भी कही थी कि विजुअल क्यूज़ में शायद टाइम लगे बनाने में, मगर उससे पूरा साल आसान हो जाता है। विजुअल क्यूज़ का मतलब है आपके सॉफ्ट बोर्ड्स होंगे या चार्ट पेपर्स होंगे, हर चीज़ का जब एक तस्वीर लगी होती है ना, तो शायद वो बच्चा ये समझे कि मेरे लिए भी बात करना आसान है। तो अगर वो समझ रहा है कि सारी क्लास जो है वो घबरा रही है या शोर कर रही है, वो जाके उस पिक्चर के थ्रू टीचर को गाइड कर सकता है। फाइनली जो कुछ चीज़ें हम बार बार इनकरेज भी करते हैं इतनी बड़ी क्लासरूम सेटअप्स में, वो क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर से बेहतर कोई नहीं जानता उसकी पर्सनैलिटी क्या है, शोर का लेवल क्या है। खुद से बच्चों को ऐसे बिठाएं कि हर स्ट्रगलिंग या नॉन स्ट्रगलिंग बच्चे के पास कोई मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन हो। जब आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बच्चों को एक साथ पेयर कर देते हैं और स्ट्रगलिंग बच्चों को अलग कर देते हैं, तो उनके पास, आज जैसे आपने बताया आपका बड़ा बेटा है, उसके पास लर्निंग है, कोई एक ऑप्शन है। इन बच्चों को आप ऑलरेडी आइसोलेट कर रहे हैं और वो ऑप्शन भी हटा रहे हैं कि वो सीख सकें दूसरों से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि केयरफुली क्लासरूम को क्यूरेट किया जाए कि मिक्स बच्चों का ग्रुप में, बोलने वाले भी हों, मदद करने वाले। तो मतलब कि जो नॉटी बच्चे हैं क्लासरूम के, उनको बाहर नहीं करना है, उनको एक्चुअली जो टॉकेटिव बच्चे हैं और जो नॉन टॉकेटिव है उनके साथ मिला के दूसरे को चलाना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स लाजमी तौर पर ट्रेन हों। आप नहीं पहचान सकते बच्चे के अंदर क्या मसला है या उसको क्या सपोर्ट की ज़रूरत है अगर आप खुद भी ट्रेन ना हो। ऑनेस्टली ऐसा भी होता है कि टीचर्स को पता ही नहीं होता कि ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, वो समझते हैं कि बस तंग करने के लिए कर रहा है वो ये सब। अक्सर देखिए इतनी बड़ी क्लासरूम में जाहिर है जब बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, वो खुद जब वो रेस्टलेस होंगे और परेशान होंगे तो वो अपनी टीचर को ही करेंगे उसके बाद। सो काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी जगहों पे हम बहुत पुश भी करते हैं कि एक ऐसी ट्रेनिंग है जो लाजमी तौर पे कोई भी नई टीचर हो या कोई भी पुरानी टीचर हो, वो इस बात में ट्रेन हो कि वो अपनी क्लासरूम को अगर इफेक्टिव बनाना चाहती हैं, बेहतर बनाना चाहती हैं, देन शी शुड नो कि इस बच्चे के अंदर क्या इशू है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमारी स्कूल्स में तो यही अलमिया हैं जो मोहल्ले की स्कूल्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं पाकिस्तान में तो बेतहाशा, कि जिसमें ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसके बगैर एक बेहतर क्लासरूम तो निकल के आ ही नहीं सकता। बच्चे जो जिस किस्म, हर तरह का बच्चा एक क्लासरूम में है, तो टीचर को कैसे पता है कि किस तरीके से वो क्लासरूम को लेके चले। जैसे एक अगर बीमारी हो जाती है, आपको बुखार आ जाता है, बुखार से बढ़ जाती है बीमारी, तो एक डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है, है ना। तो इसी तरीके से आई थिंक कि टीचर्स को भी प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मैट्रिक करके, इंटर करके टीचर क्लास में आ जाते हैं, लेकिन विदाउट ट्रेनिंग एक डिफरेंट बच्चा हो या कोई भी किस्म का बच्चा हो, उसकी क्या नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करना, और ख़ास तौर पर इस एज ग्रुप जो कि 3 से 8 साल का है, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अल्लाह ने वैसे ये जो एज ब्रैकेट रखा है, इसमें बच्चे की जो नशोनुमा है वो इस हद तक हो रही होती है कि उसकी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। उसमें तो ट्रेनिंग का पार्ट क्रूशल है, बिल्कुल क्रूशल है। एब्सोल्युटली। आई थिंक हम इनकरेज भी करते हैं कि देखें, ये दुनिया अब इंटरनेट की तरफ जा चुकी है, देयर इज लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, और ऑनलाइन आपको हर चीज़ मिल जाती है, वन क्लिक अवे। वी डू हैव अ कोर्स एट TCF, इनका 10 तक का ECD का फाउंडेशन कोर्स है, एंड देन वी हैव अ पेडागोजी एंड असेसमेंट ECD कोर्स। बहुत ज़रूरी है कि अपनी टीचर्स को भी इनकरेज करें कि वो सीखें इस चीज़ को, समझें क्यों उनकी अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज इम्प्रूव होना ज़रूरी है, और उनके इम्प्रूव होने से शायद
शायद आज नहीं तो कल उस बच्चे की भी बेहतरी है और उस टीचर की अपनी नॉलेज बैंक में इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल, इससे तो पूरा माशरा ही अपलिफ्ट होता है, क्योंकि जब एक ट्रेन टीचर होता है तो उसकी क्लासरूम बिल्कुल निखर के सामने आती है। अच्छा, हमने काफ़ी बात कर ली टीचर्स पे, हमने बात की स्कूल्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। सामिया, व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? पेरेंट्स का क्या रोल है, स्पेशली क्योंकि मैं खुद एक नन्हे मुन्ने बच्चे की माँ हूँ तो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आपकी नज़र में पेरेंट्स का क्या रोल है, वो क्या कर सकते हैं अपने घरों में बच्चों के लिए, इस तरह के बच्चे के लिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम बार बार रिपीट भी करते हैं, बच्चा चंद घंटों के लिए स्कूल में होता है, बकाया के 20 घंटे उसको घर में गुजारने। पेरेंट्स को भी ट्रेन होना ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स घर में भी करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखें, बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद होती है। काफ़ी बच्चों को पता हो क्या एक्सपेक्टेड है, कुछ एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कुछ अपसेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो रूटीन के आदी होते हैं। तो कोशिश करें अपने घर में बच्चों का रूटीन सेट करना शुरू करें, टाइमली उनका खाना पीना, बल्कि काफ़ी पेरेंट्स को हम ये भी कहते हैं टाइम पे सुलाया करें। अक्सर सुबह सुबह मैं कुछ बच्चों से मिलती हूँ, रात को 12-12 1-1 बजे तक, वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रूटीन है ना, उससे बच्चा रेस्टलेस हो जाता है। उसके रेस्टलेस होने से शायद वो ऐसे टैंट्रम्स या ऐसे बिहेव करने लगे कि आप भी चिढ़ने लगे, आप भी कंसर्न होने लगे और आप सवाल उठाएं। सो बिफोर यू बिगिन ऑल ऑफ दिस, ये जो कॉन्वर्जेशन है, हम जो बात करें, सबसे पहली चीज़ है उस बच्चे का रूटीन सेट, जो कि घर से ही हो सकता है। जो कि घर से हो सकता है। उसको एक्सपेक्टेशन हो, मैं क्या कर रहा हूँ, कब करूँगा, क्या खाना पीना है, उसको ये पता हो कि अगले दिन स्कूल में क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर दूसरी चीज़ जो क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि हम बाहर खाने ले जाने से भी अक्सर गुरेज करते हैं। हम नहीं चाहते शोर करेगा, तंग करेगा, बैठ के खाने नहीं देगी ये मुझे, तो अक्सर पेरेंट्स ना अपने आप को घर में ही बंद कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को पहले से अपने बच्चों को दिखा दें कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। हम पार्क जा रहे हैं, पार्क में ये भी होगा, ये भी होगा। यू टेल देम कि क्या होने वाला है। जब वो सेफ मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, वो जब वो सेफ फील करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा ये होने वाला है मेरे साथ। जब वो अननोन जगहों पे, उसको नहीं पता आप गाड़ी से उतार के कहाँ लेके जाएंगे या स्कूल में क्या होने वाला है, सुबह से हम सब एक कमरे में बंद होंगे, उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है नेविगेट करना। आई थिंक आई ऑल्सो नेवर थॉट इट दिस वे। तो ये तो बहुत ब्रिलियंट न्यू आइडिया है कि पेरेंट्स बच्चों को पहले से प्रिपेयर करके रखें कि अगला तुम्हारी जिंदगी में या क्या इस होने दिन वाला में ये हम करने वाले हैं, तो ही लुक अप टू इट। Of course, he will ask you questions. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगता है हम बार बार रिपीट नहीं कर पाते, हमें करनी भी चाहिए, महंगी चीज़ें हम जब तक ये नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। हम स्पेसिफिक किस्म की कोर्स लोड, स्पेसिफिक स्कूल, स्पेसिफिक फ्लैश कार्ड्स, इसलिए हमारा बच्चा बेहतर। तो अच्छी बात है कि जो 10 तक का कोर्स है ना, वो इसी पे फोकस करता है कि लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल आप घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सारा जो इस तरह के जो हमारे पास टीचर्स आ रहे होते हैं, वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे के लिए कोई एक्सपेंसिव फ्लैश कार्ड देना या स्पेशल मटेरियल कोई करना। सब उनको बताते हैं कि ये चीज़ें आप अपने घरों में आराम से खुद तैयार कर सकते हैं, अपने स्कूलों में तैयार कर सकते हैं। समथिंग दैट आई वुड से अगर पेरेंट्स करना चाहते हैं घर पे, तो वो होता है लो बजट फ्लैश कार्ड्स। लेकिन फ्लैश कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे होते हैं तो हम उसको आसान करके लिख देते हैं। कुछ भी नहीं, घर में जो रिसोर्स मौजूद है, पेन, पेंसिल, पेपर, कार्डबोर्ड, बड़ा बड़ा लिख दें, अल्फ़ाबेट्स, पिक्चर ड्रॉ कर दें अगर आप प्रिंट नहीं कर सकते। जब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं तो हम कभी भी हाई स्केल से शुरू नहीं करते। यू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव एट होम। छोटी छोटी चीज़ें, अपने घर के बर्तन इस्तेमाल कर लें, अपने घर के पुराने टॉयज़ इस्तेमाल कर लें, पेपर, पेंसिल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट होम। सीख लें कैसे किया जा सकता है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास पिंटरेस्ट है, अगर एक ऐप होती है। अक्सर हम पेरेंट्स को इनकरेज भी करते हैं जब हम स्कूल्स में जाते हैं कि खुद से देखें ए को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, बने बनाए चार्ट्स को आप खुद से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग दैट आई थिंक अ पेरेंट शुड, एंड आई थिंक आप करना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए घर पे, उनकी बेहतर नशोनुमा के लिए। सामिया, आपने हमें बताई कुछ टर्म्स, ADHD, डिस्लेक्सिया और कुछ और आपने जो टर्म्स बताई थी। तो मेरा सवाल ये होगा कि क्या साइंस हैं इनके, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इन बच्चों को, और ये कौन कौन सी कॉमनली फाउंड डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि हमारे माशरे में हम डिस्कस भी कर लेते हैं और लोगों को पता भी होती हैं। So tell me please about ADHD, dyslexia and other disabilities that you have
Commonly जो नजर आते हैं। कॉमनली फेस होती हैं? आई थिंक पहली चीज़ जो मैं क्लियर करूँगी वो है मैल अडेप्टिव बिहेवियर। बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी बिहेवियर जो नॉर्मल से हट के होता है उसको फिर हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिक कंसर्न्स में। इसमें जो प्राइमरली हमारे पास 4 हाईलाइट होती हैं वो कॉमनली जो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं या सुनने में भी आती है स्कूल से, वो है ADHD। ADHD में होता ये है कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। देखिए बच्चे एक्टिव होते हैं और होना भी चाहिए, तो नहीं है तो मैं सवाल उठाऊं, लेकिन होना ज़रूरी है। हाइपर एक्टिविटी होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, वो जगह जगह ऐसी चीज़ें कर रहा है जो रिस्की हो सकती हैं, उसको चोट पहुंचा सकती हैं या दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। सेकंड जो ADHD में बहुत प्रोमिनेंट होती है वो होती है अटेंशन डेफिसिट। यानी वो इनअटेंटिव है कि उसको पता ही नहीं चल रहा क्या बोला जा रहा है, सुन रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। और कभी कभी मेरा और आपका ध्यान भी हट जाता है, मगर मैं बात कर रही हूँ जो चीज़ नॉर्मल से हट के होती है, बहुत ज़्यादा हो रही बहुत है ज़्यादा कि महसूस हो रहा है कि वो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। इसको ADHD को कहेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है। इसमें आपको फोकस करना है हाइपर एक्टिविटी पे और इनअटेंटिवनेस या अटेंशन डेफिसिट पे। इसके बाद जो हमारे पास स्कूल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली शो होती है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इज़ अ रीडिंग डिफ़िकल्टी कंसर्न। यानी वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, अल्फ़ाबेट स्विच कर रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है कॉम्प्रीहेंड करने में, दैट इज़ डिसलेक्सिया। और स्कूल्स में ज़्यादातर जब रेज होते हैं रेड फ्लैग्स या कंसर्न्स तो वो इसको लेकर होते हैं। फिर आपके पास आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ऑटिज्म इटसेल्फ इज़ अ स्पेक्ट्रम। इसके लो रिस्क भी होते हैं, हाई फंक्शनिंग भी होते हैं और लो फंक्शनिंग भी होते हैं। ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा जो कंसर्न्स आते हैं वो आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के, हमारे सोशल इंटरेक्शन के, लोगों से बात नहीं कर पा रहे, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते काफ़ी बच्चे, या अगर वो रेपिटेटिव बिहेवियर है, आप कभी नोटिस करिएगा कि उनके पास चीज़ें हैं तो एक लाइन में लगी हुई हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। और ऑटिज्म में सबसे ज़्यादा रूटीन का मसला होता है कि वो बच्चे जब रूटीन से हट के या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं तो वो उसको कोप नहीं कर पाते, एंड दैट लीड्स टू मे बी बिहेवियर टेंट्रम्स नज़र आएंगे आपको, बच्चा जहनी तौर पे परेशान नज़र आएगा, रोने वाला फीस बहुत ज़्यादा होगा। फाइनली जो लास्ट चीज़ जो आई थिंक कॉमनली नज़र भी आती है बच्चों में वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि आपके फेशियल फीचर्स, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सब बहुत डिफरेंट होता है और ये विजिबली नज़र भी आता है। बर्थ के राइट आफ्टर द चाइल्ड्स बर्थ वो फीचर्स प्रोमिनेंट होने लगती हैं। बट आई थिंक मेरे लिए मोर ज़्यादा ज़रूरी ये होगा पेरेंट्स को समझाना या टीचर्स को समझाना कि ये चीज़ें मैनेजेबल हैं। इससे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, दुनिया तबाह नहीं हुई है। आप जितना जल्दी अपने बच्चे पे मेहनत करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट आएंगे। हर तरह की नौकरियां होती हैं, हर तरह का प्रोस्पेक्ट होता है। यू विल हैव टू फोकस ऑन वर्किंग ऑन योर चाइल्ड। अपने बच्चे पे मेहनत करना शुरू करें, उसको वो अटेंशन दें, वो काम करें ताकि वो भी बेहतरी की तरफ आए। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को लॉक कर लिया कि नहीं हो सकता, दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। दैट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, हर बच्चे अल्लाह ने हमें अलग अलग तरीक़ों से बनाया है, तो इसका हल भी इंशाल्लाह अल्लाह ने ही हमें दिया हुआ है।